हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉइल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। अगर सॉइल रिएक्शन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए। इसके बाद हम सॉइल रिएक्शन से मिलता जुलता ही एक और टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे, यानी सॉइल रिएक्शन के जस्ट बाद में आपका जो सवाल आता है, कई बार पूछ लेता है, वो आपका सवाल पूछ लेता है बफरिंग से, या जिसको हम कह देते हैं सॉइल बफरिंग कैपेसिटी से। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सॉइल रिएक्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, यानी हम पढ़ेंगे बफरिंग। उससे पहले आपके डाउट के लिए क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप फटाफट से कमेंट करके पूछ लीजिए भाई। अगर आपका कोई भी डाउट है और आप पूछना चाहते हो कुछ भी तो फटाफट से पूछ लीजिए। अगर नहीं पूछना है तो कमेंट में फटाफट से लिख दीजिए सर ओके है, आगे बढ़ जाइए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, डन। आगे की तरफ चलते हैं। आपका कोई सवाल आया तो मैं कमेंट बॉक्स चेक कर लूंगा। हम बात कर रहे हैं बफरिंग की। बफरिंग जो है ये होती क्या है, इससे किस तरीके के सवाल आते हैं, एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए बफरिंग होती क्या है। आपको रट्टा नहीं मारना है, सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस आपको दिया जाए और उस सब्सटेंस के अंदर जब हम कोई भी एसिड या फिर बेस, दोनों हो सकता है, ऐड करें, तो जब हम उसमें कोई भी एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं और फिर हम पाते हैं कि जो पीएच है उसमें चेंज नहीं आता है, जितना पीएच था उतना का उतना ही रहता है, इसका मतलब जो पीएच में चेंजेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं बफरिंग। सिंपल शब्दों में याद रखो, पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करना ही क्या कहलाता है, बफरिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने ये कोई सॉल्यूशन है और जब हम पीएच मीटर से इस सॉल्यूशन का पीएच मेजर करते हैं तो हमने पाया कि इसका पीएच है, मान लीजिए 4.7 इसका पीएच है। मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया, यानी मैंने एक वीक एस जो बेस है वो इसके अंदर ऐड किया है। और ऐड करने के बाद जब मैं फिर से इसका पीएच वापस से मापता हूं तो मुझे मिलता है 4.7। जबकि होना तो ये है कि मैंने बेस ऐड किया है, बेस का पीएच हाई होता है, इट मीन सिंपल शब्दों में कहें तो भैया इसका पीएच वैल्यू बढ़ना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसी को बोलते हैं बफरिंग। क्लियर है। तो सिर्फ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमेशा कि बफरिंग का मतलब क्या होता है, तब जाके आप बफर और सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी को समझ पाओगे। क्लियर। तो बफरिंग का मतलब होता है, इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि बफरिंग रेफर्स टू रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच। यानी सिंपल शब्दों में कहे तो रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच, पीएच में चेंजेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं बफरिंग। क्या बोलते हैं, बफरिंग। और जिन सब्सटेंसेस के अंदर ये बफरिंग का कैरेक्टर डेवलप रहता है या प्रेजेंट रहता है उनको हम बोलते हैं बफर। यानी कोई भी मान लीजिए आपको कहे कि भैया हमें बफरिंग समझ में आ गई लेकिन बफर क्या होता है ये भी बता दीजिए, तो आप टेंशन मत लेना, आप सिंपल शब्दों में कह देना ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पीएच में चेंज नहीं होता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं उसको, बफर। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह देंगे substance which having resistance to change in pH after addition of weak acid और बेस। स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करना है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 20 ml आपका बफर था और आपने उसमें पता चला कि भैया हमने तो उसमें 1 लीटर कोई एसिड या बेस ऐड कर दिया है। हम बात करेंगे स्मॉल क्वांटिटी का, कि थोड़ी सी मात्रा में डालने पर कोई चेंज नहीं आएगा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो यहां समझने वाली बात यह है, वही बात वापस लिखिए कि भैया रेजिस्टेंस टू चेंज
इन pH, और आगे ऐड कर दिया है आफ्टर एडिशन ऑफ वीक एसिड और बेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप यहां एक बात लिख रहे हो कि वीक एसिड या फिर बेस, क्या एसिड और बेस भी वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? जी बिल्कुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है ऐसा कोई भी एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयंस डोनेट या यूं कहें रिलीज करने की अगर पावर ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि मान लीजिए किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करने की कैपेसिटी लो है तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। और बेस के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस की हम चर्चा कर लेते हैं। समझा देता हूं कैसे, चलो समझ लो। जैसे मान लीजिए एक एसिड है CH3COOH, यानी कि इसमें हमें यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हम क्लियरली कह देंगे कि सर ये हाइड्रोजन है और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये बहुत इजीली अपने हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए हम बात करें कि सर H2SO4 क्या है, तो H2SO4 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को ये फटाक से रिलीज कर देता है। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना। चाहो तो मैं यहाँ लिखवा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यदि याद रखना पड़े कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप ध्यान रखना, जैसे आपका H2SO4 आ जाता है, आपका HNO3 आ जाता है, आपका HCl आ जाता है, HClO4 परक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई आपको कहे कि चलो समझ में आ गया, वीक एसिड का एग्जांपल भी दे दीजिए, तो वीक एसिड के एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके अलावा बात करें तो फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड आपका हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं आपका एसिडिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड इसको हम बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये तो कौन सी चीजें हैं? ये तो आपके वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? H2SO4, HNO3, HCl, HClO4, परक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ये तो बात हो गई एसिड की। इसी तरीके से मान लीजिए आप कहो कि सर स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाता है जैसे NaOH, जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी के अलावा जैसे मान लीजिए आपको ये याद रखना हो कि वीक एसिड क्या हो, या सॉरी वीक बेस क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका सोल्ट ले लो, एसिडिक एसिड का सोल्ट ले लो जो सोडियम एसीटेट होता है, उसकी बात कर लेते हैं, जैसे CH3COONA, ये एक प्रकार का बेस है, क्योंकि इसमें क्या है? सोडियम। और सोडियम आपको पता हो तो एक बेसिक कैटाइन है। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं एसिडिक और बेसिक कैटाइंस के बारे में, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सोडियम जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो एसिड था, अब ये क्या हो गया है? अब ये बेस हो गया है। ठीक है, तो CH3CONA हो गया वीक बेस की अगर हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अमोनियम जो आपका हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी क्या होता है? ये भी एक वीक एसिड है। इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो तो अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो वापस से पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा बफर का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच हैविंग द रेजिस्टेंस टू चेंज in pH after addition of weak acid and base in small quantity, थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर pH में चेंज नहीं आता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बफर कहते हैं। पहली चीज क्लियर है। अगला सवाल बनता है कि सर बफर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, बफर बनता कैसे है? तो बेटा ध्यान रखना, फॉर्मेशन भी इसका बहुत आसान है और एग्जाम में पूछा हुआ है कि हम बफर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो बफर बनाने का एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है, एसिड लेना है और उसी एसिड का जो बेस होता है, उस बेस यानी उसी का साल्ट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप बेस ले रहे हो तो जिसका बेस लिया है उसी का साल्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी एसिड और बेस एक ही सॉल्ट होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, एसिड प्लस बेस इन दोनों का जैसे ही आप मिक्सचर बनाओगे या यूं कहें इनको आप मिक्स करोगे, तो याद रखना क्या बन जाएगा, यहां बन जाता है आपका बफर बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर है मामला? बोले सर ठीक है, लेकिन कुछ ठीक से नहीं समझ में आया। याद रखना इनको बनाने के दो तरीके होते हैं। बोले क्या? याद रखना, एक तो आपको लेना है स्ट्रॉन्ग, एक तो आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग लेना है।
और दूसरा आपको क्या लेना है, दूसरा ऑलवेज आपको लेना है वीक। क्या लेना है, वीक। बोले सर समझ गए। बोले सर स्ट्रॉन्ग कौन सा ले, जो आपका मन करे वो लो। बोले सर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले क्या, ठीक है ले लो भाई, तुम्हारी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। बोले सर बेस क्या ले, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो बेस आपको लेना होगा वीक, यानी कि हम बात करते हैं तो एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हो गया वीक बेस। और दूसरा इसको बनाने का तरीका क्या होता है, बोले सर एक तो हमको क्या लेना है, वही सेम वापस से स्ट्रॉन्ग लेना है, और दूसरा हमें क्या लेना है, दूसरा फिर से हमें कमजोर यानी दुर्बल जो अम्ल होता है या दुर्बल लेना है। बोले सर समझ में आ गई बात। लेकिन अब यहाँ क्या ले, स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमने पहले लेके देख लिया, अब क्या लेना है, अब आप बेस ले लीजिए। और अगर ये बेस आपने स्ट्रॉन्ग लिया है तो वीक क्या लोगे, वीक आप ले लोगे एसिड। क्या ले लोगे मेरे प्यारे बच्चों, एसिड आप ले लोगे वीक। क्लियर है मामला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर उदाहरण देके समझाओ, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। यहाँ एसिड और जो बेस आप ले रहे हो, जो सॉल्ट होता है, जैसे मान लो जो एसिड लोगे उसी का सॉल्ट आपको लेना है बेस के तौर पर, यानी कि बेस में आप ध्यान रखना इट्स सॉल्ट, यानी इसी का सॉल्ट लेना है। बोले सर सॉल्ट का क्या मतलब होता है, सॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप एक एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करवाते हो, जैसे एग्जांपल, जैसे आपका एसिड है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एक वीक या यूं कहें दुर्बल अम्ल है आपका, और इसकी क्रिया मैंने करवा दी मान लीजिए NaOH से, तो होगा क्या, होगा ये कि यहां से तो OH आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन आ जाएगा, दोनों मिलेंगे और बना देंगे H2O। बोले सर यहां तक का मामला सेट है, यहां क्या बच गया, सोडियम, यहां जुड़ के चला जाएगा, यानी ये आपका CH3COONA, ये आपका सोडियम एसिटेट बन गया है। यानी देखो NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड बेस था और ये क्या था, एसिड था, तो आपने क्या करवाया, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाई, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक प्रकार का सॉल्ट मिल रहा है आपको। अब देखो ये भी एसिटिक एसिड का वाला पोर्शन है, ये भी एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ क्या आ गया, सोडियम, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया है। मामला क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। इसका मतलब आपको एक एसिड लेना है और एक क्या लेना है, आपको बेस लेना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। और सॉल्ट का मतलब होता है एसिड और बेस की रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसको हम बेस बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जब बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने लिखा है कि ये वीक बेस होता है, तो इसी का अगर एसिड की बात करते हैं तो इसका होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए लिख देते हैं अगर यही बात है तो। लीजिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने कहा कि सर अमोनियम क्लोराइड, और आपको पता है तो अमोनियम क्लोराइड एक फर्टिलाइजर भी है जिसकी एसिडिटी यानी कि जिसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी आपको पता हो तो 110 के आसपास है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकना बेटा। आप मुझे अगर वॉइस में कोई इशू रहे तो कमेंट करके बता देना, कहीं आप बताओ ही नहीं और क्लास पूरी रिकॉर्ड हो जाए। अगर आपको वॉइस में कोई इशू मिले तो आप मुझे कमेंट करके सूचित कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। जो लोग लाइव चल रहे हैं वो बता देना, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे अमोनियम क्लोराइड, और बोले सर इसका बेस क्या होगा, तो हमने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हो तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो एक प्रकार क्या होगा, वो एक प्रकार का बफर होगा। यानी अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अमोनियम क्लोराइड एक एसिड लिया और इसी एसिड का सोल्ट लिया है, सोल्ट बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहां पर ले लिया है। मामला क्लियर है। अब बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, बात कर लेते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट ले लिया। सोडियम एसीटेट क्या है, सोडियम एसिडेट आपका है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके अगर अपन बात करते हैं तो इसका एसिड क्या लेंगे, बोले सर इसका एसिड ले लेंगे
एसिटिक एसिड हम यहाँ पर ले लेंगे। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और ये क्या है, एक बेस है। इन दोनों को मिलाओगे तो भी क्या बनेगा, बफर बन जाएगा। तो बफर कैसे बनता है, ये डाउट आपका आज के बाद नहीं रहना चाहिए कि सर बफर बनाने के लिए हम एसिड और बेस को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम कह देंगे कि वो तो क्या है भैया, बफर है। क्लियर है। इसको बनाने के दो तरीके हैं कि एक हमको स्ट्रॉन्ग लेना है, दूसरा हमको वीक लेना है, और जो एसिड लोगे उसी का सोल्ट आपको काम में लेना है बेस के तौर पर। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर कई बार पूछ ले जाता है कि कोई भी जो बफर होता है उस बफर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण इसका क्या होता है, समझ लीजिए कि जो बफर होता है उसका पहला कैरेक्टर होता है कि ये पीएच को स्टेबलाइज करता है। यानी पीएच को स्टेबलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को स्थिर रखना। ऐसे नहीं कि कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। अगर कम ज्यादा हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, तो उसको स्टेबलाइज नहीं कह सकते। लेकिन बफर का पीएच मान फिक्स रहता है। जैसे 4 वैल्यू का अगर आप बफर लेते हो तो आप जब जब उसका पीएच मापने की कोशिश करोगे उसका पीएच क्या आएगा, पीएच वैल्यू उसकी 4 ही आने वाली है। मामला समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है, दूसरा कैरेक्टर हो सकता है कि जब हम इसका डाइल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बफर सॉल्यूशन था, मैंने डाइल्यूशन करने के लिए इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो डाइल्यूशन करने के बाद भी इसका जो पीएच होता है वो लगभग लगभग सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी डाइल्यूशन से भी इसका पीएच चेंज नहीं होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती है कि इसकी बफर की प्रॉपर्टीज है। दो चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। अगर इनमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर दो हमने चीजें इजीली पढ़ ली है, इनमें हमें कोई डाउट नहीं है। पहली चीज हमने पढ़ी कि हमारे सामने एकदम क्लियर हो गया कि बफरिंग क्या होता है, कि रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच, और बफर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पीएच में चेंज के प्रति रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं बफर। तो अब आपको कोई पूछे कि बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो बहुत आसान है। अगर अब आपको कोई ये पूछे कि बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो मुझे दिक्कत लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बफरिंग कैपेसिटी यानी कि आपको ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि बफरिंग का मतलब क्या होता है। बफरिंग का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच को बोलते हैं बफरिंग। कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की कितनी कैपेसिटी है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है और मैंने इसके अंदर मान लेते हैं कि ये आपका एक बफर है, और इस बफर के अंदर ये ए बफर है और ये दूसरा है आपका बी बफर है। मैंने इस बफर के अंदर मान लीजिए 10 ml एसिड डाल दिया और इस दूसरे वाले के अंदर भी 10 ml एसिड डाल दिया। ठीक है मामला। तो मैंने पाया कि दोनों का पीएच मान लो चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इसमें 20 ml एसिड डाल दिया और इस वाले में फिर मैंने 20 ml डाला। जब मैंने इसमें 20 ml एसिड डाला तो फिर इसके पीएच वैल्यू में मान लीजिए स्लाइटली चेंज हो गया। पहले इसका पीएच वैल्यू दोनों का कितना था, 7.7 था। अब पता चला इसका 6.7 हो गया और इसका अभी भी 7 ही है। इसका मतलब इस वाले बफर की कैपेसिटी ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है। क्लियर है मामला। यानी कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी वो कैपेसिटी जिससे वो अपने पीएच में चेंजेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है उसको बोलते हैं उसकी बफरिंग कैपेसिटी। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आदमी 10 किलो वजन उठा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है, और दूसरा मान लीजिए 100 किलो उठा रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी है। तो वो क्या होगी, वजन उठाने की क्षमता हो गई। ठीक वैसे ही बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू रेजिस्ट to change in pH of soil after addition of weak acid and base in small quantities को बोलते हैं buffering capacity of soil। तो buffering capacity पढ़ लो, फिर buffering capacity of solution, मतलब solution शब्द लगाते ही solution बन जाएगा, soil शब्द लगाते ही soil बन जाएगा। हमारे काम का soil है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, हम यहाँ कह देंगे capacity of substance to resistance change in pH value after addition of weak acid and base in
स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड बफरिंग कैपेसिटी। क्लियर है? फिर मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, अगर आप यहां सॉइल लगाओगे तो हम कह देंगे कैपेसिटी ऑफ, अब सब्सटेंस नहीं कहेंगे, अब क्या कह देंगे? अगर हम लोग यहां बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की चर्चा करते हैं तो सिंपल कहेंगे, यहां लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच वैल्यू आफ्टर एडिशन ऑफ वीक एसिड एंड वेस्ट। यह आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल अपने पीएच में चेंजेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करती है उसी को हम सिंपल शब्दों में कहेंगे बफरिंग कैपेसिटी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं कि बफरिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की जो होती है उसकी अगर अपन बात करें तो वो किन किन फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मेरा कहने का मतलब क्या है समझना। जैसे मान लीजिए ये आपका फील्ड है और इस फील्ड में कोई भी क्रॉप खड़ी है। अभी क्या है, इस फील्ड में कोई भी क्रॉप आपने लगा रखी है और यहाँ पर आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है। आपने इस क्रॉप को दे दिया यूरिया, यानी आपने क्या कर दिया, फील्ड के अंदर अप्लाई कर दिया यूरिया। और हमें पता है यूरिया का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर। अब मैंने यूरिया अगर फील्ड में अप्लाई किया है, इसका मतलब मैंने यूरिया कहाँ डाला है? सॉइल में अप्लाई किया है, तो मैंने एसिड फील्ड में अप्लाई किया है। पहले इसकी पीएच वैल्यू मान लीजिए 6.7 थी, यानी कि ये फील्ड जो है वो न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही मैंने इस फील्ड के अंदर यूरिया का एप्लीकेशन किया तो पता चला कि इसका पीएच वैल्यू 4.5 पहुंच गया। क्यों? क्योंकि मैंने एसिड ऐड किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी नहीं होती तो पीएच कुछ इस तरीके से चेंज होता। और जैसे ही 4.5 पीएच जाता, हमें पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं रहता। हमने पीएच में पढ़ लिया है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? खत्म। यानी ये क्रॉप खड़ी की खड़ी ही नष्ट हो जाती है, आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता था। तो बोले सर ये बात तो समझ में आ गई, इससे क्या दिक्कत हुई? इससे दिक्कत ये हुई मेरे प्यारे बच्चों कि जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर खुद के अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि ये खुद अपने पीएच में चेंज होने ही नहीं देती है। बोले कैसे? जैसे मान लीजिए आपने यूरिया अप्लाई किया, यूरिया का नेचर एसिडिक है। यूरिया जैसे ही सॉइल में जाता है तो जैसे मान लो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो इनके ऊपर कैल्शियम, सोडियम, इस तरह के मान लीजिए आयंस इसके ऊपर बैठे हुए हैं। आपने जैसे ही यूरिया अप्लाई किया तो यूरिया लास्ट में क्या करता है? अमोनियम आयन बनाता है और उससे हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन इसने रिलीज किया है, इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? इसी की वजह से एसिडिटी का डेवलपमेंट होता है। यानी कि सॉइल एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि यूरिया से लास्ट में हाइड्रोजन आयन ही निकलेगा। तो बोले सर ये बात भी ठीक है आपकी, फिर क्या करें? फिर होता क्या है कि जैसे ही आपने यूरिया डाला तो सॉइल का पीएच स्लाइटली एसिडिक होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस आ गए। अब क्या हुआ? अब ये जो सॉइल, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ है? ये सॉइल सॉल्यूशन के अंदर है, क्योंकि यूरिया पानी में घुला हुआ था तो ये कहाँ है? सॉइल सॉल्यूशन में। और ये क्या है? ये सॉइल का कोलोइडल पार्टिकल है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो आयन एक्सचेंज के द्वारा सॉइल कोलोइड्स की सरफेस पे चला जाएगा और वहां से कोई जैसे मान लो सोडियम आयन रिलीज होता है और ये वापस से कहाँ जाता है? सॉइल सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। यानी कि जिस हाइड्रोजन ने एसिडिटी डेवलप की थी उसका तो आयन एक्सचेंज के द्वारा कहां चला गया? कोलोइडल सरफेस पे चला गया। और यहां से सोडियम कहां गया? सॉल्यूशन में आ गया। और पता चला कि आपकी सॉइल या जो फील्ड है उसका पीएच वैल्यू उतना का उतना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन तंग करने की कोशिश कर रहा था उस हाइड्रोजन को ही हमने कहां भेज दिया? कोलोइड की सरफेस पर। वहां से कोई कैल्शियम, पोटेशियम, दूसरा कैटायन एक्सचेंज होकर कहां गया? सॉइल सॉल्यूशन के अंदर आ गया और पीएच हो गया कंट्रोल। अगर मान लीजिए यहां पर ये कैल्शियम, सोडियम वगैरह नहीं होते तो क्या यहां पर बफरिंग हो पाती? क्या नहीं हो पाती? याद रखना, किसी भी सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है उसको कंट्रोल करने का काम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का होता है। यानी कि याद रखना, बफरिंग जो होती है वो आयन एक्सचेंज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यानी आयन एक्सचेंज भी आपके टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयन एक्सचेंज, जो आगे पढ़ाऊंगा। आयन एक्सचेंज ये है जो सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी हम पूछना, अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर मान लीजिए आप सॉइल के अंदर एसिड डालते हो, अगर आप सॉइल के अंदर किसी भी एसिड को, जैसे यूरिया आपने डाल दिया है, या फिर मान लीजिए आप यूरिया नहीं डाल रहे हो, आपने मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर डाल दिया, और सोडियम नाइट्रेट का हमें पता है कि सर ये बेसिक फर्टिलाइजर है। कौन सा फर्टिलाइजर है? बेसिक फर्टिलाइजर है।
यानी आप एसिडिक फर्टिलाइजर डालते हो या बेसिक फर्टिलाइजर डालते हो, दोनों ही फर्टिलाइजर डालने पर सोयल का पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। इस कैरेक्टर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। यानी एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो सॉइल होती है ना तो उसका पीएच वैल्यू एसिड से चेंज होता है ना बेस से चेंज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। याद रखना, कई बार आ जाता है कि जो सॉइल होती है एसिड बेस की वजह से इसके पीएच वैल्यू में चेंज नहीं होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हम इसको एम्फोटेरिक वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू एसिड और बेस दोनों के लिए रेजिस्टेंस होता है, या दोनों के लिए इसकी बफरिंग कैपेसिटी रहती है, एक के लिए नहीं रहती है। ठीक है, अब आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगला आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एकदम आसानी से समझ लेना। एक कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि बफरिंग कैपेसिटी को अब शॉर्ट में मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा बीसी, है ना। इसका आप अदर वे में मत लेना, बीसी का मतलब जहां जहां बोलूंगा आगे जाके आपको इसको बफरिंग कैपेसिटी पढ़ना है। बफरिंग कैपेसिटी जो होती है, याद रखना, ये प्रोपोर्शनल टू होती है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब आपको यह समझना है कि अगर मान लीजिए किसी सोइल की केटाइन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी बढ़ती है, अगर सोइल की सीईसी बढ़ती है, तो 100% मानना कि उसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए सॉइल की जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है? रिड्यूस, तो समझ लेना उसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। यानी ये एक दूसरे के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने पर दूसरा भी क्या हो रहा है? घट रहा है। ये बात आपको अपने माइंड में सेट रखनी है। क्लियर है? चलो आगे की तरफ चलते हैं। पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को, वो आ जाता है अमाउंट। क्या आ जाता है? वो आता है अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले। पहला आ जाता है अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले। बोले सर इसका क्या मतलब है? देखो, अमाउंट का मतलब है क्वांटिटी, कि सॉइल में क्ले की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो याद रखना, सॉइल के अंदर जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये क्ले ही है जो सॉइल कोलॉइड का काम करती है। यानी अगर आपको ये पूछा जाए, केमिस्ट्री में मैं सॉइल कोलॉइड्स आपको पढ़ाऊंगा, तो जो सॉइल कोलॉइड्स वास्तव में सॉइल के अंदर होते हैं वो क्या होती है? क्ले ही होती है। और याद रखना, इस क्ले की सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अगर आपको पूछे कि सॉइल कोलॉइड्स की सरफेस पे कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखना वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी सतह पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे आके कौन चिपकेगा? जिस पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को बोलते हैं केटाइन। केटाइन का मतलब हो गया जैसे कैल्शियम, सोडियम। इसका मतलब किसी भी सॉइल के पार्टिकल्स पे या क्ले पार्टिकल्स पे, सॉइल कोलॉइड पे जितने ज्यादा केटाइन चिपके हुए होंगे उसकी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसका मतलब बफरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। याद रखना, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का कंट्रोल कौन करती है? क्ले करती है। या फिर ऑर्गेनिक कोलॉइड की बात करें तो वो ह्यूमस होता है। ये होता है मिनरल कोलाइड, एक होता है ऑर्गेनिक कोलाइड जो ह्यूमस कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। दोनों का आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब पहला सवाल है कि मान लीजिए क्ले का अमाउंट, क्ले जैसे मान लो एक सैंडी सॉइल है उसमें क्ले कम है, और एक दूसरी सॉइल है जिसमें क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जिसमें क्ले ज्यादा होगी उसकी बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसमें क्ले की मात्रा कम होगी उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। तो पहले में तो कंटेंट में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिंपल हम कह देंगे कि क्ले कंटेंट, यानी कि अगर मान लीजिए क्ले का कंटेंट बढ़ता है तो हम कह देंगे कि बफरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है मामला? बोले सर समझ गए। दूसरा आ गया सर टाइप। पहला तो क्या था? पहले में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहाँ तो अमाउंट की बात थी, अमाउंट बढ़ा तो हमने कह दिया बफरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरा है टाइप। बोले टाइप का क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं। जनरली जो क्ले होती है ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। बोले सर कौन कौन सी? आपने नाम सुना होगा, जब मैं कोलॉइड्स पढ़ाऊंगा तो वापस पढ़ाऊंगा। 1:1 टाइप क्ले कोलॉइड। पहला कौन सा होता है? 1:1 टाइप। दूसरा 2:1 टाइप। तीसरा 2:2 टाइप। यानी कुल मिलाकर आप इस तरह से 4 टाइप या सॉरी 3 टाइप की क्ले की आप स्टडी करोगे आगे चल के सॉइल कोलॉइड्स के अंदर।
और आपको मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है या 1:1 टाइप की जो क्ले होती है उसका एग्जाम्पल होता है वो होता है केओलिनाइट। क्या एग्जाम्पल होता है इसका? केओलिनाइट। और 2:1 जो होती है इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो याद रखना इसका एग्जाम्पल होता है मॉन्ट मोरिलो नाइट। और एक दूसरा होता है जो होता है आपका वर्मीकुलाइट, यानी कि वर्मीकुलाइट, मोंट मोरोनाइट दोनों, या यूं कहें केओलिनाइट, मोंट मोरोनाइट, वर्मीकुलाइट सारे के सारे क्ले ही है, क्ले के एग्जाम्पल है। बट याद रखना केओलिनाइट 1:1 टाइप की क्ले है, जबकि मोंट मोरोनाइट और वर्मीकुलाइट कौन सी है? 2:1 टाइप की क्ले है। अब ये 1:1 क्या होता है, सिलिकेट क्ले क्या होते हैं, ये आपको मैं जो आपका पेडोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। सॉरी, जो केमिस्ट्री वाला पढ़ेंगे, सॉइल केमिस्ट्री, उसमें जब कोलोइड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और 2:1 जो होती है इसका एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ा देता हूँ। 2:1 टाइप की जो क्ले होती है उसका एग्जाम्पल होता है क्लोराइट। क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है क्लोराइट। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये 1:1 टाइप की क्ले है, केओलिनाइट है, इस केओलिनाइट की जो केटाइंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती है ये होती है 3 to 5 सेंटीमोल पर केजी। यानी कहने का मतलब अगर आप 1 किलो केओलिनाइट क्ले लेते हो तो वो 1 किलो केओलिनाइट क्ले केवल 3 से 5 सेंटीमोल केटाइंस को ही एब्जॉर्ब कर सकती है सरफेस के ऊपर, या उनका एक्सचेंज कर सकती है। लेकिन जब आप मोंट मोरिलोनाइट और वर्मीकुलाइट की बात करते हो तो इनकी जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो होती है 80 से 120। कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमोल पर केजी। यानी अगर आप 1 किलोग्राम वर्मीकुलाइट लेते हो तो उसकी केटाइंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 120 सेंटीमोल है, जबकि मोंट मोरोनाइट की 80 सेंटीमोल है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल यहां आ गया है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो जो सीसी होती है, सीसी की यूनिट होती है सेंटीमोल पर केजी। क्या यूनिट होती है? सेंटीमोल पर केजी इसकी यूनिट होती है। ये भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि एक जो क्ले है वो तो इतने केटाइंस का एब्जॉर्प्शन कर सकती है, जबकि दूसरी क्ले केवल कितना? 3 to 5 का। इसका मतलब यदि किसी सॉइल के अंदर 2:1 टाइप की क्ले ज्यादा हुई तो उसकी सीसी क्या होगी? सॉरी, बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा। और यदि मान लीजिए किसी सॉइल के अंदर 1:1 टाइप की क्ले ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? उसकी बफरिंग कैपेसिटी होगी थोड़ी सी कम। इसका मतलब हम नोट डाल के एक बात लिख सकते हैं, और वो बात क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 2:1 टाइप क्ले having high buffering capacity in compared to 1:1 type clay। फिर कह देता हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं कि सवाल कुछ इसी तरीके से आए, एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो सवाल है वो थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि 1:1 टाइप की जगह तो आपको लिख दे मोंट मोरोनाइट, और याद रखना आपका जो 1:1 टाइप है इसकी जगह लिख दे केओलिनाइट, और 2:1 की जगह लिख दे मोंट मोरोनाइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोंट मोरोनाइट और केओलिनाइट में तुलना कराए तब तो किसकी ज्यादा है? इसकी। और अगर 1:1 2:1 की पूछ ले तब क्या हो जाएगा? तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये वाला सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैंने समझा दिया अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले किस तरह से बफरिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आपको टकाटक समझा दिया है। फिर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन या यूं कहें दूसरे नंबर का फैक्टर क्या आता है? दूसरा नंबर का फैक्टर आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर। दूसरे नंबर का क्या आता है? ऑर्गेनिक मैटर। याद रखना ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसके डिकम्पोजिशन से बनता है ह्यूमस। यानी ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनता है? इससे बनता है ऑर्गेनिक कोलाइड। क्या बनता है इससे? इससे बनता है ऑर्गेनिक कोलोइड। और याद रखना कोलोइड्स ही होते हैं जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं। और याद रखना इससे जो केटाइन बनता है, ऑर्गेनिक कोलोइड बनता है, उसको हम लोग जानते हैं ह्यूमस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ह्यूमस के नाम से। और ह्यूमस की जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। यानी मामला एकदम से क्या हो गया? कड़क हो गया। बोले कैसे? कि सर सॉइल में सबसे ज्यादा केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होती है? बोले ह्यूमस की।
इसका मतलब अगर किसी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है तो बताओ बफरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि सॉइल के अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सही बात है, ह्यूमस ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बोले केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी, और सीईसी ज्यादा हुई तो क्या होगा, बोले बफरिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब शॉर्ट में क्या लिख दूं, शॉर्ट में क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ने पर सॉइल की जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यानी मिनरल सॉइल के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? ओके डन, आगे की तरफ चलते हैं। दो फैक्टर हो गए। थर्ड नंबर के फैक्टर की अगर हम चर्चा करते हैं तो थर्ड नंबर पे तो सिंपल से हम सीसी के बारे में बात करते हैं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अफेक्ट करती है। तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। बोले कैसे नहीं है, बोले कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो बफरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रिड्यूस होती है तो बफरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्लियर है मामला, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक फैक्टर और हो जाता है, यानी होता क्या है, जैसे एक तो होते हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, एक होते हैं बाई कार्बोनेट्स, एक होते हैं फॉस्फेट। याद रखना ये भी क्या करते हैं, ये भी बफरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is not affect the buffering capacity of soil, और आप सोचते हो कि साहब ये नाम दिख गया था। तो कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स होते हैं प्लस जो फॉस्फेट्स होते हैं, ये भी याद रखना कैटायन एक्सचेंज सॉरी अपनी बफरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की उसको इंक्रीज करते हैं। ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट जो बफरिंग कैपेसिटी आता है वो आता है इंपोर्टेंस। क्या आता है, लास्ट आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ बफरिंग कैपेसिटी। देखो पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, बोले सर सॉइल का पीएच जो होता है ना उसको घटने देगा ना बढ़ने देगा, निश्चित बना के रखेगा। यानी हम कह देंगे स्टेबलाइज पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की पीएच वैल्यू को स्टेबलाइज करती है। और दूसरा एक और है जिसको मैं समझाऊंगा आपको कल की क्लास में, आज केवल लिखवा के जा रहा हूं कि अमाउंट ऑफ सॉइल अमेंडमेंट जो होता है, जैसे मान लो एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए चूना चाहिए, आपने मान लीजिए चूना ले जाके डाल दिया और उस सॉइल की मान लीजिए बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा हुई, तो आपने जो चूना डाला उसको तो वो अपनी बफरिंग कैपेसिटी की वजह से खत्म कर देगा और उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जिसकी बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसमें चूना भी आपको क्या मिलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मिलाना पड़ेगा, और जिसकी बफरिंग कैपेसिटी कम है चूना भी क्या मिलाना पड़ेगा, कम। यानी कि दूसरा होता है अमाउंट ऑफ यूज इन डिटर्मिनेशन amount of soil amendments for reclamation। यानी सॉइल के सुधार के लिए उसके अंदर कितना आपको जो अमेंडमेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का पता करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है बफरिंग कैपेसिटी, कि कितना अमेंडमेंट डालना है, और एक सॉइल की पीएच को स्टेबलाइज करने का काम करती है जिससे फेवरेबल कंडीशंस बनी रहे फील्ड में, सॉइल पीएच को चेंज नहीं होने देती है। ठीक है, ये आपका बफरिंग का चैप्टर भी हो गया है खत्म। फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।